नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने बढ़ाया एक और कदम। सीएम नीतीश ने गरीबी उन्मूलन के कई और उपायों की घोषणा। बिहार के शहर में पर्यटक ले सकेंगे हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की मदद से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को मिल रही ये सुविधा। आधार से जुड़ा ये काम अब 14 दिसंबर तक होगा फ्री। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेल में अटेंडेंट कम तकनीशियन के 85 पदों पर निकली भर्ती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 85 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए और एक एकीकृत इस्पात संयंत्र से निर्दिष्ट ट्रेड में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने बढ़ाया एक और कदम। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार के द्वारा एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल विभाग की ओर से बेफिक्र ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बिहार में बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं एवं लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाया जा सकेगा। इस ऐप की विशेषता यह है कि इससे रियल टाइम में प्रमुख बराजों से जलस्राव, नदियों के जलस्तर और पूर्वानुमान, वर्षा आदि से संबंध जरूरी आंकड़े और अलर्ट प्राप्त होंगे। इस पर खुद से अत्यधिक वर्षा, जलस्तर में तेज वृद्धि आदि का पूर्वानुमान प्रसारित होंगे। इसके अलावा सिंचाई योजनाओं, जलाशयों एवं नहरों में कल की उपलब्धता से संबंधित जरूरी सूचनाएं संबंधित क्षेत्र के उपयोगकर्ता को प्राप्त होंगी। अगर आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कोसी महासेतु के बारे में। NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का उद्घाटन होने के बाद कोसी नदी पर बने सड़क महासेतु से गाड़ियों का परिचालन तो शुरू हो गया, लेकिन कोसी रेल महासेतु का ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन 2020 में किया गया। इन दोनों पुलों के निर्माण के समय यहाँ पर गाइड बांध का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा काफी जबरदस्त होता है। साथ ही यहाँ पुल के पश्चिमी हिस्से के पास भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर भी है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अपने निर्माण काल से ही यह पुल काफी चर्चित रहा है और वर्तमान में यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इन सभी चीजों के अलावा हाईवे पर कई सारे ढाबे भी खुल गए, जहां पर आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पर आपको दूर दूर तक हरियाली नजर आएगी और ठंड के मौसम में पहुंचे तो आपको साइबेरियन चिड़िया भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कमल के फूल भी मानसून में देखने को मिल जाएंगे। सीएम नीतीश ने गरीबी उन्मूलन के कई और उपायों की घोषणा। बीते दिन बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पिछड़ा और अति पिछड़ा सहित SC और ST आबादी के आंकड़ों को देखते हुए कहा कि इनके लिए जो 50% आरक्षण है उसे हम 65% कर दे। पहले से अग्रणी जातियों को 10% है तो इससे 65% के बाद कुल आरक्षण 75% हो जाएंगे, तब अनारक्षित 25% बचेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 6000 तक आय वाले 94 लाख से अधिक परिवार को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य के 67,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए प्रति परिवार 60,000 के बदले 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीविका दीदियां अब शहरों में भी काम करेंगी और इन्हें सतत जीविकोपार्जन के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिए जाएंगे। जिन पंचायतों में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है वहां सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ इन्होंने बीजेपी के सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से बात कर वे अगली राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना भी शामिल करा दें। स्कूलों से नाम काटने के बाद गायब रहने वाले छात्रों पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग। बिहार सरकार के द्वारा उन छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिनके नाम को लंबे समय तक बिना किसी सूचना के गायब रहने के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों से काट दिया गया था। दरअसल अब बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा इन बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और इस काम को पूरा करने के लिए विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के DEO को 3 दिन तक का समय दिया गया है। मालूम हो कि विभाग के अनुसार राज्य में करीब 20 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका नाम स्कूलों से काट दिया गया है। ऐसे में अब इन छात्रों के पहचान करने की कवायद विभाग की ओर
से शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बच्चों को चिन्हित करने के लिए NIC द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बिहार के शहर में पर्यटक ले सकेंगे हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू। बहुत जल्दी बिहार में पहली बार हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू लेने की सुविधा पर्यटकों को मिलने वाली है। बता दें कि यह कदम महाबोधि एविएशन बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसको लेकर महाबोधि एविएशन की ओर से कई पैकेज की घोषणा की गई है। बता दें कि यह सुविधा 2 दिसंबर से गया एयरपोर्ट से शुरू होने की संभावना है। इस बारे में महाबोधि एविएशन के अरविंद कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पायलट के बगल में आगे की सीट का भाड़ा 7,000 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं इसके अलावा पीछे के दोनों खिड़की के किनारे सीट के लिए 6,000 रुपए और बीच में बैठे यात्री का भाड़ा लगभग 5,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, मंगला, गौरी व विष्णुपद को ऊपर से दिखाया जाएगा। वहीं इसके अलावा बिहार के बौद्ध स्थलों के लिए भी 1 दिवसीय यात्रा का पैकेज है, जिसमें खाना, गाइड सहित सारे खर्च शामिल होंगे। इसके अलावा लुम्बिनी, बोध गया, वाराणसी और कुशीनगर के लिए 4 दिन व 3 रात का पैकेज होगा। वहीं सब के अलावा शादी विवाह के लिए भी पैकेज बनाया गया है। आधार से जुड़ा ये काम अब 14 दिसंबर तक होगा फ्री। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के द्वारा फ्री में आधार अपडेट कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब आप अपना आधार कार्ड 14 दिसंबर 2023 तक अपडेट करवा सकते हैं। बता दें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 14 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी, जिसके बाद तारीख को बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 कर दिया गया। वहीं अब एक बार फिर से अंतिम तारीख को बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। मालूम हो कि यह सुविधा आधार यूजर्स के लिए 15 मार्च से जारी है। इसकी जानकारी UIDAI की ओर से एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर दिया गया है। बता दें कि आप अपना आधार कार्ड घर बैठे https://myaadhar.uidai.gov.in/ पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 8 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ इसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। ऐसे में अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि मुख्य परीक्षा के लिए कुल 1,675 उम्मीदवार चयनित हुए थे। आयोग के द्वारा जारी की गई तिथि के अनुसार इसकी परीक्षा की शुरुआत 25 नवंबर से होगी, जो कि 29 नवंबर 2023 तक चलेगी। यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी और दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से होगी और शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बता दें कि इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर सिविल न्यायाधीशों के 154 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एक्सीडेंटल क्लेम के लिए बिहार में यहां खुल रहा कार्यालय। इन दिनों राज्य के शहरी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंटल क्लेम के लिए लोगों को काफी भटकना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। वहीं अब लोगों की इन परेशानियों को देखते हुए राज्य में कई स्थानों पर एक्सीडेंटल क्लेम कार्यालय खोले जाने वाले हैं। बता दें कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार बिहार के भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल में जल्द ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कार्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं इसके अलावा पूर्णिया एवं सहरसा में भी संयुक्त रूप से और बिहार की राजधानी पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा प्रमंडल में भी एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कार्यालय खोला जाएगा। इस बारे में विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसमें अध्यक्ष के रूप में जिले या हाई कोर्ट के रिटायर्ड या कार्यरत जज होंगे। इसके अलावा वे लोग भी अध्यक्ष बन सकेंगे जो न्यायाधीश की योग्यता रखते हो। बिहार की राजधानी में 1 दिसंबर से पुस्तक मेला का हो रहा आयोजन। अगर आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर 2023 से पुस्तक मेला का आयोजन होने वाला है, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगा। इस बारे में CRD पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस साल यह 38वां पुस्तक मेला का आयोजन होगा। वहीं इस बार इस पुस्तक मेला का थीम स्त्री नेतृत्व पर रखा गया है। इस बार गांधी मैदान में 200 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, साथ ही 80 प्रकाशन शामिल होंगे। इस पुस्तक मेले में स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा, जबकि कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रवेश निःशुल्क होगा। बाकी अन्य लोगों को 20 रुपए टिकट के देने होंगे। इस मेला के आयोजन के लिए गांधी मैदान में 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन लिया गया है और सभी लोगों को गेट नंबर 10 से एंट्री मिलेगी। वहीं प्रतिदिन शाम को 1 घंटा पुस्तक मेला में शॉर्ट फिल्म भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मालिनी अवस्थी और शारदा सिन्हा जैसे लोग अपनी प्रस्तुति देंगे।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रियंका सिंह के बारे में। प्रियंका सिंह एक भोजपुरी गायिका है और उनका जन्म 9 मई 1990 को गोपालगंज, बिहार, भारत में हुआ था। वह भोजपुरी फिल्मों, एल्बम और स्टेज शो में गायिका के रूप में काम करती हैं। प्रियंका सिंह ने महुआ टीवी पर आने वाले भोजपुरी सिंगिंग रियलिटी शो सुर संग्राम में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। उन्होंने वर्तमान में एल्बम और फिल्मों में 100 से अधिक गाने गाए हैं। प्रियंका भोजपुरी सिनेमा की मशहूर सिंगर है। प्रियंका सिंह ने अपनी शिक्षा कमला राय कॉलेज गोपालगंज और जेपी विश्वविद्यालय छपरा, बिहार, भारत से पूरी की थी। 2016 में उन्होंने फेमस भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के साथ गाना गाया था। उन्होंने अन्य कई प्रसिद्ध भोजपुरी गायकों के साथ भी गाना गाया है। साथ ही प्रियंका सिंह ने कई भक्ति गानों को भी अपनी आवाज दी है। 2019 में इन्हें IBFA बेस्ट प्ले बैक सिंगर अवार्ड, 2021 में चौथी बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड और वर्ष 2021 में ही बेस्ट प्ले बैक सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की मदद से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को मिल रही ये सुविधा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तथा उनके शैक्षणिक उत्थान हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि इन केंद्रों में संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं समेत CAT, GMAT में भी सफल होने के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी अवधि 6 माह की होती है। मालूम हो कि वर्तमान में यह केंद्र राज्य के 10 जिलों में संचालित होता है, जिनमें बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के नाम शामिल है। हालांकि इस प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन लेने के लिए कुछ अर्हता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का सदस्य हो और संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप हो। बता दें कि केंद्र में नामांकन हेतु आयोजित चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार कर नामांकन का प्रावधान है। वहीं इसके तहत स्थानीय छात्र छात्राओं को 1500 रुपए प्रतिमाह और जिलों के बाहर के छात्र छात्राओं को प्रतिमाह 3000 रुपए दिए जाते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH का निर्माण कार्य हुआ पूरा। 132 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH का 400 बेड वाला नया सर्जिकल भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बारे में निर्माण एजेंसी BMSICL के अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि फिलहाल भवन को फाइनल टच दिया जा रहा। हालांकि इसका उद्घाटन कब होगा, इसको लेकर कोई तारीख अब तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ नए भवन में सर्जरी, ऑर्थो विभाग के साथ इमरजेंसी और आउटडोर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। उसमें लगने वाले मशीन आने शुरू हो गए हैं, कुछ दिनों में इनको इंस्टॉल भी कर दिए जाएंगे। हमारा फर्स्ट फेज में लक्ष्य है कि G+2 को तैयार कर हैंडओवर कर दे, ताकि मरीजों को परेशानी कम हो। नए सर्जिकल भवन के ग्राउंड फ्लोर पर वर्ण इमरजेंसी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जांच की सुविधा होगी। इस बार 23 फरवरी 2024 को शारजाह में होगा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की शुरुआत 23 फरवरी 2024 से हो रही है, जो कि शारजाह में होगा। ऐसे में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का पहला मुकाबला 23 फरवरी 2024 को मुंबई हीरोज और केरला ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा। मालूम हो कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें सेलिब्रिटी मैदान पर उतरकर क्रिकेट खेलते हैं। वहीं इस बारे में बिहार की राजधानी पटना से आने वाले भोजपुरी दबंग के ऑनर अभय सिन्हा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग शारजाह में होना है, जो क्रिकेट के लिए अनुकूल जगह है। मालूम हो कि यह पहली बार है जब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भारत की सीमा से बाहर खेला जाना है। ऐसे में सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के बीच इसको लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। वहीं इस टूर्नामेंट का कैलेंडर और शेड्यूल अभय सिन्हा, रमेश नैयर और टीम के कप्तान मनोज तिवारी के द्वारा बीते दिन जारी कर दिया गया है। राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में इन दिनों ठंड का प्रभाव बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार इन दिनों प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है। विभाग की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिम बिहार और दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि इन दिनों सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा। विभाग की माने तो छठ या छठ महापर्व के बाद लोगों को कंबल या रजाई निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इन दिनों मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने वाला है। इन दिनों सुबह के समय प्रदेश में हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम के भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में धुंध छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। आज सिवान के DRCC में रोजगार कैंप का होगा आयोजन।
आज यानी कि 8 नवंबर को सिवान के DRCC यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। ऐसे में वो लोग जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वह निर्धारित समय के अंतर्गत अपने सभी जरूरी दस्तावेज लेकर DRCC पहुंच जाएं। बता दें कि इस रोजगार कैंप के माध्यम से कुल 100 रिक्त को भरा जाएगा। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार 12वीं के साथ ITI पास हो। बता दें कि इस बारे में सिवान जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है। निर्माण कार्य में संलग्न संवेदकों, एजेंसियों, नियोजकों के लिए आवश्यक सूचना। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण कार्य में संलग्न संवेदकों, एजेंसियों, नियोजकों के लिए एक आवश्यक सूचना दी गई है, जिसके तहत निर्माण कार्यों में संलग्न सभी संवेदकों, एजेंसियों, नियोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित उपकार ससमय जमा कर दे। बता दें कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अनुसार सभी निजी तथा सरकारी कार्यों के विरुद्ध निर्माण लागत का 1% की दर से उपकर की राशि जमा किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में विलंब से उपकर जमा करने की स्थिति में भुगताई राशि पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज जमा करना होगा। विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपकर की राशि जमा करने के लिए पोर्टल www.cessbocw.bihar.in पर जाएं। पुलिस ने देसी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही। इसी कोशिश के तहत बीते दिन गोपालगंज पुलिस के द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजपुर नहर पुल पर वाहन जाँच के क्रम में एक बाइक पर सवार तस्कर और उसके पास से 45 पीस देसी शराब बरामद की गई है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान राजकुमार राम के रूप में किया गया है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस के द्वारा तस्कर से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज कर न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। जातीय गणना पर उठ रहे सवालों को नीतीश ने सदन में नकारा। बीते दिन बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जाति गणना की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों के द्वारा आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठाए गए, जिसका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीरियस से खारिज कर दिया गया। दरअसल बीते दिन सदन में विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि यह जाति गणना बिहार में 9 पार्टियों के समर्थन से कराई गई है। यह एक ऐतिहासिक काम है जो पूरा किया गया है, इसलिए इसके आंकड़े सभी लोगों को दिए गए हैं, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमने 2017 और 2020 में ही बोल दिया था और सर्वदलीय बैठक में भी बोले थे। ये बात हमारे मन में वर्ष 1990 से थी। इसको लेकर हमने बिहार में सभी से बातचीत की, सभी दल के लोग PM से मिलने गए, उनसे आग्रह किया गया और तब कहा गया कि राज्य अपने से करा ले। बाद में जब जाति गणना शुरू हुई तो सब कोर्ट में चले गए। पहले यह मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हमने केवल गणना नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया है। इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब आज तक जाति गणना हुई ही नहीं तो ऐसी बोगस बातें कौन करता है। उन्होंने कहा कि जाति गणना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को दिया चैलेंज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिन जारी किए गए जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि 2024-25 के चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर वे दोनों भला चाहते हैं तो मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाए। लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि समाज के जो पिछड़े वर्ग है जिनकी रहनुमाई को वो दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितनों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल है उन्हें किस तरह के विभाग दिए गए हैं और उनके पास कितना बजट है। हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के पास है। उन्होंने कहा कि वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हकमारी तो यही 2 लोग कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की उठाई मांग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के द्वारा पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में बात करते हुए अपने दामाद शाहीन अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन वह इस विश्व कप में अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे। बाबर को विराट कोहली की तरह शीर्ष लीग में शीर्ष खिलाड़ियों में देखा जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 बार फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला है, जिसमें बॉलीवुड फिल्में भी शामिल है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को वही करना चाहिए जो वह कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान क्रिकेट से है। मैंने फिल्मों में काम नहीं किया है और न ही मेरे परिवार से किसी ने कभी काम किया है, इसलिए मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मैंने कुछ विज्ञापनों के लिए काम किया है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया।
वायरल में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है। भारत सरकार ने ऐसी कोई सेवा शुरू नहीं की है। कुछ राज्यों में इस नंबर का प्रयोग विभिन्न हेल्पलाइन सेवा के लिए किया जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सिख धर्मगुरु हरराय का निधन 1661 में हुआ। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने 2005 में फिलिस्तीनी संगठनों की आतंकवादी कार्रवाई और इजरायल के दमन की आलोचना की। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित किया। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म 1920 में हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 1929 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का निधन 1959 में हुआ। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का 1960 में निधन हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 1977 में हुआ। व्हाट्सएप पर आया नया प्राइवेसी फीचर। व्हाट्सएप के लिए उसके पेरेंट कंपनी मेटा ने नया फीचर पेश किया है, जिसमें अब व्हाट्सएप को ईमेल से वेरीफाई करना होगा। अगर आप भी व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपको इस फीचर के बारे में डिटेल में जरूर जानना चाहिए। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर अब एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा के नवीनतम संस्करण उपलब्ध हो गया है। इस फीचर के व्यापक रोल आउट से पता चलता है कि कंपनी इसे बाकी यूजर्स के लिए भी जल्द ही रोल आउट करेगी। एंड्रॉइड पर जिन बीटा यूजर्स ने इन टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल कर लिया है, वे सभी इस फीचर को उन स्टेप्स से एक्टिव कर सकते हैं, जिनमें उन्हें ऐप पर सेटिंग्स अकाउंट के भीतर एक्टिव ईमेल वेरिफिकेशन फीचर पर टैप करना होगा। व्हाट्सएप का ये नया ईमेल वेरिफिकेशन फीचर फिलहाल बीटा वर्जन पर सिलेक्टिव यूजर्स के लिए पेश किया गया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सप्ताह में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। डीमैट अकाउंट ने अक्टूबर महीने में 13 करोड़ का आंकड़ा किया पार। भारत में लगातार निवेशकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी और बाजार में बढ़ रही तेजी और मिले अच्छे रिटर्न के कारण देश भर में डीमैट अकाउंट खोले जाने वाले लोगों की संख्या 13.22 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बता दें कि इसके साथ ही डीमैट अकाउंट ने रिकॉर्ड बना लिया है। यह आंकड़ा पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा है। मालूम हो कि इन 13.22 करोड़ डीमैट अकाउंट में से लगभग 9.85 करोड़ डीमैट अकाउंट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के है, तो वहीं 3.38 करोड़ से ज्यादा खाता नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीमैट अकाउंट की मदद से आप शेयर बाजार में स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। इस अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी कुलदीप यादव, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। अगला सवाल, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में उल्लिखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला सवाल, चीन यात्री ह्वेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल, बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, विवेक मिश्रा, बबलू कुमार, मोहम्मद फहीम, राजीव कुमार, अशोक कुमार, विकास दास, पंचम वर्मा, रंजीत मिश्रा, सीमा कुमारी, उमेश ऋषिदेव, बाबूलाल मरांडी, वेद प्रकाश सिंह, मंजू देवी, मंटू कुमार, मोहम्मद असलम, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वाहन चलाने के दौरान आप अपनी सुरक्षा के लिए किन किन बातों को ध्यान रखते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।